ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो कल जो अपने मार्केटिंग स्टार्ट जो है वो कर लिया था, सिलेबस मिल गया सबको आपको? आर एस मेंस का सिलेबस? तो अभी तो 24 वाला ही है अपने पास में। हाँ, तो सेम ही है, अभी तो कोई अपडेट हुआ नहीं है, 24 वाला सिलेबस ही है। सिलेबस अपने पास में होना चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, सिलेबस से टैली करते जाओगे तो सिलेबस आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? उसमें फिर क्या होता है कि सबसे बेस्ट मतलब कि क्या कंटेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस बार जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जो मेंस हुआ है उसने जो कई वर्षों की जो अपने अवधारणाएं थी, जो एक अपने प्रिजम्पशंस थे कि इस टाइप से अपने को पढ़ना चाहिए, उसको चेंज किया है। तो सबसे मेन चीज़ तो जो क्लियरली पता चल रही है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो तो ये कि इस साल वैकेंसी आएगी वापस से, आपका फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली प्री होगा और जून में मेंस होगा। तो अगर यदि ये सोचें कि प्री के बाद में मेंस का सिलेबस पूरा करके उसको अच्छे से याद करके टेस्ट सीरीज अटेंड करते हुए मेंस दे करके मेंस को क्लियर कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। एक ऑब्जर्वेशन तो ये आता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आता है कि क्वेश्चन पेपर डेप्थ में आएगा। जब क्वेश्चन पेपर डेप्थ में आएगा तो हर सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर यदि आपने सतही पढ़ के सारे कुछ पेपर्स या सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए तो वो अपने को कहीं पे नंबर नहीं आने वाले। इससे अच्छा है कि भले एक आध सब्जेक्ट छोड़ भी दें, लेकिन जितने सब्जेक्ट्स पढ़े उनको अच्छे से डेप्थ में पढ़े। तो फिर क्या आ गया कि एटलीस्ट ये तो रहे कि हाँ, इस सब्जेक्ट्स में अपने नंबर्स जो है वो आ सकते हैं। टारगेट अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स को किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का देख लो, अगर यदि आपने प्री पढ़ा है और भी कोई एग्जाम की तैयारी की है तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आप हिस्ट्री के वैसे ही अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, 75 में से 30 का अराउंड नंबर, 25 30 और 30 के बीच में लगभग नंबर आ भी जाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट में कल अपने स्टार्ट किया था मार्केटिंग। ठीक है, उसमें मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। ठीक है ना, मार्केटिंग का कह दे या फिर बिजनेस का कह दे, उसका इवेल्यूशन कैसे कैसे हुआ, वो सारी बातें अपन ने देखी। कि सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। प्रोडक्शन में क्या होता है, केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। फिर प्रोडक्ट में किस पर ध्यान देते हैं अपने, क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे मात्रा के साथ साथ में गुणवत्ता पर दिया जा रहा है। फिर आया आपके किसका, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग में क्या, केवल विक्रय पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर आपके मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया। फिर देखिए मॉडर्न अवधारणा क्या है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अपने सिलेबस का पहला ही टॉपिक लिखा हुआ है। मॉडर्न अवधारणा के लिए मैंने 3 4 कीवर्ड्स बताए थे। क्या क्या कीवर्ड्स थे? वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है वांट्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद में उनको इफेक्टिवली क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, टू इंक्रीज द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और इफेक्टिवली पूरा करोगे तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा। ये अगर 2 3 कीवर्ड्स आपकी डेफिनेशन में है तो अपने को नंबर मिल जाएंगे, बाकी तो आप कुछ भी लिख लो, सबको पता है कि मॉडर्न क्या है। फिर बात की थी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें थी, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी डेवलप्ड एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार जो उत्पाद को बनाना है। प्राइस डिटरमाइन कैसे करना है, क्रय शक्ति के अनुसार, परचेजिंग पावर के अनुसार जो प्राइस डिटरमाइन करना है। और क्या कंज्यूमर को बहकाने के लिए प्रयास वो प्रचार करना है कि कैसे ठीका पोटा करके अपना सामान बेच दें। उसको अवेयर करना है, उसको अपने उत्पाद के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने के लिए जो है वो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। इंपॉर्टेंस कहते हैं या महत्व। मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस भी पूछा था, अपने कल डिस्कस किया था। सेलिंग एक इनफॉर्मल चीज है। सेलिंग क्या है, इनफॉर्मल। जब उसको अनौपचारिक चीज को अपन औपचारिक कर रहे हैं, उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। फॉर्मलाइज कर रहे हैं इसका मतलब कि उसको डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उस ब्रांड का नाम भी होना चाहिए, किस आधार पर प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है, प्राइस का डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, उसके बाद में प्रमोशन भी होना चाहिए। जब ये सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी तभी हम उसको मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है, जब तक उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ नहीं है तब तक वो क्या है, आपके सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आएगी। किसी भी तरीके से आपने पोजीशन और टाइटल, किसका, ऑनरशिप का और पोजीशन का ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपके विक्रय या फिर आपकी सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस की बात करें, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए,
आपके एग्जाम में आपने टॉपिक जिन्होंने मेंस दिया हुआ है उसमें पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस लिखो, इसका महत्व लिखो या इसकी भूमिका लिखो, ठीक है ना। अब वो क्या होता है कि अपने पास में होता है अच्छा कहाँ तक जाएं, तो उसमें स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। तो इसकी इंपॉर्टेंस किस किस को होती है मार्केटिंग में, तो जब आपके पास में स्टेक होल्डर होते हैं, जब आपको पता होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस एक दुकानदार को क्या है मार्केटिंग की, ठीक है, एक ग्राहक को क्या है। अब आप जब दुकानदार पे पहुंचते हो तो दुकानदार के पास में जैसे ही पहुंचोगे एक मार्केटिंग इंपॉर्टेंस किसी फर्म के लिए क्या है, तब आप सोच सकते हो, दो तीन आइडियाज आपके दिमाग में आ सकता है कि एक मार्केटिंग फर्म को कैसे महत्व करती है, किसके हिसाब से उसको हेल्प करती है। लेकिन अगर यदि आपने इसको स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करके नाम नहीं लिखे, तब आपके लिए सीधे सीधे 5-7 पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि याद रहना और फिर उसको लिखना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। अब मार्केटिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले अपने दो स्टेक होल्डर को पहचानते हैं। इंपॉर्टेंस एक तो किसके लिए बात करेंगे, फर्म के लिए, और दूसरा कंज्यूमर या फिर कस्टमर। कुछ भी लिख सकते हो आप, कस्टमर लिखो चाहे कंज्यूमर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो फर्म के लिए क्या करता है, रियल टाइम अपडेशन में हेल्प करता है। किसमें, किसमें हेल्प करता है मार्केटिंग, रियल टाइम अपडेशन। क्या होता है रियल टाइम अपडेशन, वास्तविक समय में वर्तमान में जो भी चीज चल रही है, ठीक है, ये क्या कौन बताएगा, मार्केटिंग बताएगा। क्योंकि मार्केटिंग का क्या काम क्या है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाना, वांट्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आवश्यकता समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ में बदलती रहती है। आज से पिछले मेंस के टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या आवश्यकता थी और इस मेंस में स्टूडेंट्स को क्या आवश्यकता है, दोनों अलग है, ठीक है। अगर यदि आपको आवश्यकता नहीं पता है तो आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर सकते। लास्ट ईयर की सिनेरियो इस साल के सिनेरियो से अलग है, तो आपको रियल टाइम में अपडेट रहना पड़ेगा कि हर समय चीज़ें परिस्थितियां बदलती रह रही है, लोगों की आवश्यकताएं बदलती रह रही है, तो वो रियल टाइम अपडेशन में मार्केटिंग आपके हेल्प करती है। फिर सेकंड हो गया आपके रेपुटेशन मैनेजमेंट। सेकंड क्या हो गया, रेपुटेशन मैनेजमेंट, साख का प्रबंधन करती है, ठीक है। मार्केटिंग से ही किसी ब्रांड की साख बनेगी, किसी फर्म की साख बनेगी, ठीक है ना। बिना मार्केटिंग क्या रेपुटेशन बनना संभव है, नहीं बनेगा। आप बार बार किस तरीके की चीज़ों को बना रहे हो, किस हिसाब से लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो, किस प्रकार की आप उनकी सर्विसेज दे रहे हो, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, मार्केटिंग के डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, ये आपके रेपुटेशन को मैनेज करती है। जो भी कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा है, क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से या जो आपके प्रतिस्पर्धी लोग हैं, क्या उनके साथ में आप कंपटीशन कर सकते हैं विदाउट मार्केटिंग, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये कंपटीशन में बने रखती है। लोग क्या होता है मार्केटिंग के द्वारा क्या हो सकता है, फर्म को क्या मिलती है, आप कंपटीशन में बने रहते हो, ठीक है ना। मैनेज द कंपटीशन हो गया। फिर क्या हो गया, इससे सेल्स और रेवेन्यू जनरेट होता है। सेल्स और रेवेन्यू क्या हो गए, बढ़ेंगे। फिर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। अब ये सीधे सीधे पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट, कंपनी की ग्रोथ होगी, फर्म की ग्रोथ होगी, वृद्धि। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वैसे अपने नोट्स में एज इट इज लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो किसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी। क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन में ग्रोथ, स्केल में, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे करना, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक तो एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ का मतलब सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है ना, प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है ना, उसका जो रोजगार है उसको बढ़ाना है, अलग अलग जगहों पर सेंटर्स स्थापित करने हैं, वो सारी उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सारे फर्म के लिए इंपॉर्टेंस हो जाएगी मार्केटिंग के लिए। अब एक कस्टमर के लिए क्या होगा, कस्टमर से मार्केटिंग में क्या पता चलता है, उसको क्या फायदे होता है, बताओ आप सोचो, क्या 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 बेनिफिट्स हो सकते हैं ग्राहक को मार्केटिंग के, ठीक है। और सबसे पहले तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, मार्केटिंग से प्रोडक्ट का पता चलेगा उसको, ठीक है। उसकी सबसे पहले और क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या बनेगी, बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। प्लस जो उसके साथ में गलत व्यवहार हो रहा था वो उसके साथ में कह सकते हैं ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केटिंग से कंज्यूमर में क्या होता है, एक तो
बिना अवेयरनेस, बिना मार्केटिंग के आपके कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि इस टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है? आपने ग्राहकों की आवश्यकता का पता चला है, वांट्स एंड नीड्स को आइडेंटिफाई किया, ग्राहक को थोड़ी पता है कि आपने आइडेंटिफाई किया है, अब आप उसको फुलफिल करने जा रहे हो, तो मार्केटिंग के माध्यम से तो आप उसको बताओगे कि आपकी ग्राहक वांट्स एंड नीड्स है उनको फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है? तो उससे क्या, उसको मार्केटिंग के माध्यम से ही उसको अवेयर किया जाता है कि आपकी वांट्स एंड नीड्स को ऐसे फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा क्या, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल में इंप्रूवमेंट होता है। मार्केटिंग से क्या होगा, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लेवल में इंप्रूवमेंट होगा, उसको बेटर सर्विसेज मिलेगी, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस क्या है अपने ग्राहक के लिए, जब अपने इसके बारे में सोचेंगे। अब क्या, अगर यदि आपने दो स्टेक होल्डर पहचान लिया, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए मेंस के अंदर कि उसका महत्व लिखो, उसकी भूमिका लिखो, उसके लाभ लिखो, उसके हानियां लिखो, तो अपने को ये पता करना है कि इसके लाभ किस किस को हो सकते हैं, इसके नुकसान किस किस को हो सकते हैं, इसका महत्व किस किस के लिए हो सकता है, इसकी भूमिका कहाँ कहाँ पर हो सकती है। फिर क्या होता है कि पॉइंट अब 3-4 नोट्स में लिखे हुए हैं, हो सकता है उस समय दिमाग में आपके 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अपने को याद क्या करने होते हैं, ये चीज़ें प्लस नोट्स में लिखी हुई लाइनें, ताकि एटलीस्ट इतना याद रहे। उसमें से एक आधी चीज़ भूल गए तो अपने मन से अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया अपने इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या मार्केटिंग में। मार्केटिंग, जैसे कल आपको बताया था, मार्केटिंग प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले से शुरू होती है, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले से शुरू होती है। और फंक्शंस यानी कार्य, विपणन के कार्य, विपणन के कार्य, विपणन के कार्य, ठीक है? विपणन के कार्य की बात करें, फंक्शंस क्या है। अब अगर यदि जैसे कल बताया था कि मार्केटिंग का स्पान कहां से है, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, उत्पाद के विकास से पहले से लेकर के उत्पाद की बिक्री के बाद। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया और बिक्री के बाद में खत्म कर दिया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले ये क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये मार्केट का सर्वे करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या होगा सबसे पहले, मार्केट का एनालिसिस या विश्लेषण, ठीक है? फिर क्या करेंगे, दो टर्म आती है इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको कहते हैं मानकीकरण, दूसरा होता है ग्रेडिंग। क्या होता है, ग्रेडिंग, जिसे कहते हैं अपने श्रेणीकरण। कोई बता सकता है क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण, और ग्रेडिंग क्या होता है? जब भी आपको कोई उत्पाद बनाना है तो सबसे पहले मानक तय करोगे आप। आपको अपने घर पे एक दरवाजा बनवाना है, तो जो कारपेंटर आके सबसे पहले क्या करता है, मेजरमेंट लेके जाएगा कि इस साइज का दरवाजा बनाना है। आपको अपना कोई सूट सिलवाना है, आपको पैंट शर्ट सिलवाना है, तो टेलर क्या होगा, सबसे पहले आपके मेजरमेंट लेगा कि ये आपका इस साइज का आपको कपड़ा सिलवाना है। क्या बिना मानक तय किए, क्या बिना स्टैंडर्ड तय किए कोई काम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब आपको एक कह सकते हैं ना, आपको 1 फीट की स्केल बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए स्केल 1 फीट की बननी चाहिए। फिर आप उसको तय करोगे कि 1 फीट से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। एक दरवाजा बनाना है तो कारपेंटर सबसे पहले क्या लेके जाएगा, आपके मेजरमेंट लेके जाएगा खिड़की का, भाई ये खिड़की इतने फीट बाई इतने फीट की है। फिर वो बनाएगा, बनाने के बाद वापस माप से क्रॉस चेक करेगा, जो मानक या जो स्टैंडर्ड्स उसने तय किए हैं उससे वापस क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद में देखेगा कि इसमें कितनी कमी है, उसको थोड़ा छोटा करना है, उसको बड़ा करना है, क्या छोटी बनी है, बड़ी बनी है, एग्जैक्ट बनी है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना। क्या करना है आपको, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। बिना स्टैंडर्ड्स बनाए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना है। ये पेन बना सकते हो आपने, भाई मार्केट एनालिसिस किया, उपभोक्ताओं की वांट्स एंड नीड्स का पता लगाया, वांट्स एंड नीड्स के अनुसार आपको एक पेन बनाना है। क्या बनाना है आपको, पेन बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मानक बनाने पड़ेंगे कि भाई पेन का वेट कितना होना चाहिए, पेन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पेन किस टाइप का होना चाहिए, और पेन कहाँ पर उपयोग लिया जाएगा। तब आप इसको बना करके फिर अपने मानक के साथ में वापस चेक करोगे कि हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में भाई जो मानक हमने तय किए थे, क्या उनके अनुसार ये बना है या फिर नहीं बना है। ग्रेडिंग का मतलब ये, ग्रेडिंग का ये सेम स्टैंडर्ड्स में अलग अलग ग्रेड्स के आइटम बनेंगे, ठीक है? अब जैसे क्या, एक खिड़की बनानी है तो सागवान की लकड़ी यूज करोगे, साल की लकड़ी यूज करोगे, शीशम की लकड़ी यूज करोगे,
कौन सी लकड़ी आप यूज़ करोगे। तो ये अलग अलग ग्रेड्स की चीज़ें बनेगी। स्टैंडर्ड्स तो सेम है लेकिन ग्रेडिंग अलग अलग हो सकती है। शर्ट बनाना है तो कौन सी ब्रांड का शर्ट रहेगा, भाई ये इस ब्रांड का रहेगा, ये इस ब्रांड का रहेगा, ये सी ब्रांड का रहेगा। तो ये अलग अलग ग्रेड्स हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड्स के साथ साथ में क्या की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स तो अलग अलग होते नहीं है। पेन आपको 5 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक, 1000 रुपए तक का मिलता है, ठीक है ना। तो हो सकता है स्टैंडर्ड सेम हो लेकिन उसका ग्रेडिंग अलग अलग है, ठीक है ना। फिर क्या हो गया आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के भाग है, उसमें अपने क्या क्या रहेगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अब ब्रांडिंग को हिंदी में भी ब्रांडिंग कहेंगे, पैकेजिंग को भी हिंदी में पैकेजिंग ही कहेंगे, लेबलिंग को भी हिंदी में भी लेबलिंग ही कहेंगे। उसके बाद में प्रमोशन यानी प्रवर्तन, और इसमें एक और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद में आएगा आपका मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग। क्या आएगा, मूल्य निर्धारण। फिर आपका आएगा प्रमोशन यानी प्रवर्तन, और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आपको आ जाएगा सबसे लास्ट में फीडबैक और सपोर्ट सर्विसेज। तो ये लगभग लगभग आपके क्या रहेंगे, सारे कार्य रहेंगे। ये अपना जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो सीक्वेंस में ऐसा याद करने में सुविधा रहती है। समझने का मतलब भी यही है कि पहले समझ लें, नहीं तो आप क्या पॉइंट टू पॉइंट याद रखोगे। तो एक प्रोडक्ट बनाना तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि भाई वास्तव में मार्केट में किस तरह की कोई चीज़ें बन रही है, लोगों की क्या आवश्यकताएं। उसके बाद में उसके मानक तय करोगे। उसके क्या करोगे आप, मानक तय करोगे कि भाई आपको प्रोडक्ट जो बनाना है उसकी डिज़ाइन ये रहने वाली है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हाइट वेट ये रहने वाला है, ठीक है, मानक तय किए। उसके बाद में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट तभी होगा जब मानक होंगे, ठीक है ना। भाई आपको पता है कि भाई आपके लिए एक 9 नंबर का जूता बनाना है, आपके पैर की साइज ये है, तभी तो 9 नंबर का बनेगा। नहीं तो क्या पता चलेगा कि भाई पैर जूता छोटा बड़ा है बना है या बड़ा बनेगा। तो स्टैंडर्ड्स मानक के अनुसार ही प्रोडक्ट बनता है। फिर आपके ब्रांडिंग लेबलिंग पैकेजिंग होती है। ब्रांड बनता है, ब्रांड के नाम के बिना ब्रांड कभी मार्केटिंग संभव नहीं है। ये हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ब्रांडिंग, बिना ब्रांड के कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग संभव नहीं है। ब्रांड बनेगा, ब्रांड को आपको पैक करना पड़ेगा, पैक करोगे तभी तो डिस्प्ले करोगे कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर लेबल चिपकाना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका प्राइस लिखना पड़ेगा, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए में बेचना है। मूल्य निर्धारण के बहुत सारे तरीके होते हैं कि सामान्यतः किन किन आधार पर, किन किन फिलोसफी के आधार पर जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इस बार क्वेश्चन आया था कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या होता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बताओ। देखा, अभी मैंने देखा है, वापस आपने चेक किया, क्या होता है बताओ, भूल गए। आपको कह दिया जाए चार्जर लो मोबाइल फ्री, और फिर कहे चार्जर 10,000 रुपए का है। फिर क्या कहे, चार्जर कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। वो हो गया कैप्टिव, मतलब उसके सहयोगी उत्पाद है, उसके क्रो प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस हाई करके जो मेन प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को लो रखा जाए, ठीक है। तो कह तो जा रहे भाई हाँ चलो चार्जर के साथ मोबाइल फ्री दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, चलो हो जाए। वैसे वैसे इसका उल्टा होता है। उल्टा यूँ होता है जैसे आपके मोबाइल्स हैं, आजकल आप देखो कि पहले मोबाइल के साथ में एसेसरीज में चार्जर ईयरफोन वगैरह सब फ्री आते थे, ठीक है। आजकल जैसे सैमसंग के मोबाइल के साथ में चार्जर नहीं आता, आईफोन के साथ में भी शायद चार्जर नहीं आता। अब वो जब चार्जर साथ में नहीं आता तो क्या करते हैं, क्योंकि अगर यदि चार्जर साथ में वो सेल करेंगे बेचेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाएगा। भाई 10,000 का मोबाइल है वो कितना बिकेगा, 11,000 है, तो प्राइस हाई होते है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर से आपको मीट करना है। अब सैमसंग के मोबाइल की क्वालिटी, आईफोन के मोबाइल की क्वालिटी अच्छी होती है, तो साथ में क्या करते हैं कि भाई 10,000 का ही फ़ोन है, उसको लगता है कि यार, वो यूजुअली कस्टमर क्या करता है, उसको बाद में पता चलता है कि ये चार्जर इसमें शामिल नहीं है, और वो सोचता है चलो चार्जर बाद में बाहर से ले लेंगे।
तो वो उसकी उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब चार्जर के अलावा उसको नहीं दिखाते, को प्रोडक्ट्स को और क्या कर देते हैं, हाईलाइट नहीं करते हैं और मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट को कम कर देते हैं। अदरवाइज विद चार्जर मोबाइल होता है 12,000 का, विदाउट चार्जर आपको 10-10,500 में आपको वो बेच देते हैं, फिर आपको अपना मोबाइल जो चार्जर वो अलग से लेके आना। वो इस मेथड को कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये अपने जो प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज है उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर करते हैं अपने क्या, प्रमोशन और वितरण। आपको प्रमोशन करना है, प्रवर्तन करना है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करना है सेल्स के बाद में आपको क्या लेना है, फीडबैक एंड सपोर्ट सर्विसेज। तो ये सारी बातें होगी इसके फंक्शंस की। अब बात करते हैं रोल, मार्केटिंग का रोल क्या है। क्वेश्चन बनता है सीधा, अगर यदि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केटिंग, विपणन की भूमिका बताइए, तब आप कैसे आंसर करोगे। अब आप भूमिका पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके बारे में भूमिका लिखना है। तो मैंने जैसे अभी बताया, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे एक फर्म हो गई, ठीक है, दूसरा एक कस्टमर हो गया ग्राहक के लिए, तीसरा आपके हो गया कंट्री, कंट्री कह दो, देश कह दो, या फिर कोई अर्थव्यवस्था। मार्केटिंग, जैसे मैंने सबसे बताया था, मार्केटिंग के आधुनिक अवधारणा के अनुसार मैंने मार्केटिंग के 3 कीवर्ड्स बताए थे, वांट्स एंड नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें इफेक्टिवली फुलफिल करना और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। तो मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है, मार्केटिंग जहां पर आ गया, इसका मतलब कि मार्केटिंग ये चाहता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के माध्यम से हो। किसके माध्यम से हो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के माध्यम से ही हो। अगर यदि आप किसी और चीज पे फोकस कर रहे हो तो मार्केटिंग के अंदर नहीं आएगी। तो मार्केटिंग फर्म के अंदर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने को सर्वाधिक एम्फेसिस करता है, वो सर्वाधिक जोर इस पे देता है कि आप अगर यदि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो होना ही होना है। तो मार्केटिंग की फर्म के अंदर भूमिका क्या है कि ये क्या करती है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को क्या करती है, एम्फेसाइज करती है, उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण पर क्या देती है, जोर देती है। मार्केटिंग का ये मानना है कि एक संतुष्ट उपभोक्ता जो है वो कंपनी का सबसे बड़ा एसेट है। संतुष्ट उपभोक्ता किसी फर्म का क्या है, सबसे बड़ी परिसंपत्ति है। अगर यदि उस उपभोक्ता संतुष्ट है तो वो और उपभोक्ताओं को जोड़ेगा, या फिर उसी प्रोडक्ट की मांग वापस करेगा, उसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेगा, वापस करेगा। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को फर्म ग्रोथ का जो क्या मानता है, ये एक आइडियल चीज मानता है। फर्म की ग्रोथ होगी तो किसी के माध्यम से होगी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के माध्यम से होगी। तो फर्म के अंदर भूमिका मैंने एक सेटिस्फेक्शन वर्ड से, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन वर्ड से जो है वो 3 पॉइंट बना दिए। एक क्या कि फर्म पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे जोर देता है, एक उपभोक्ता, संतुष्ट उपभोक्ता को फर्म की सबसे बड़ी परिसंपत्ति मानता है, मतलब सेटिस्फाइड कंज्यूमर को एक सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट मानता है। और दूसरा, फर्म की ग्रोथ को जो है वो ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से जोड़ के देखता है कि फर्म की ग्रोथ तभी होगी जब आपका कंज्यूमर क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। ये तो हो गई किसके लिए भूमिका, आपके फर्म के लिए होगी। अब ग्राहक के लिए, जैसे मैंने वही कहा, अवेयरनेस को बढ़ाता है, प्रोडक्ट को पहचान करने में सुनिश्चित करता है, उसके साथ में जो फ्रॉड्स होते हैं वो कम करता है, विभिन्न तरीके की सर्विस जो है उनको जो है बेटर करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट की इंप्रूव रहती है। अर्थव्यवस्था में बात करें, मार्केटिंग से क्या होता है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उत्प्रेरित होती है। मार्केटिंग से क्या होता है, आपके एक कैटलिस्ट है, एक मार्केटिंग बिहेव एज अ कैटलिस्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आर्थिक वृद्धि हो रही है किसी अर्थव्यवस्था में तो किसके माध्यम से होती है, मार्केटिंग के माध्यम से होती है। मार्केटिंग क्या करती है, लोगों को जोड़ती है, अलग अलग लोगों को हायर करती है, किसी को ये काम दिया, किसी को वो काम दिया। फिर क्या होता है कि लोगों को, उपभोक्ताओं की आवश्यकता का पता करके उसकी पूर्ति करती है, जिससे क्या होगा कि मांग और सप्लाई दोनों बढ़ती है, और मांग और सप्लाई दोनों बढ़ती है उससे क्या होगा, मनी का ट्रांजैक्शन बढ़ता है, मनी के ट्रांजैक्शन से ही जीडीपी की वृद्धि होती है। फिर क्या होता है, मार्केटिंग स्टार्टअप के लिए प्रमोट करती है। किसके लिए करती है, लोगों को स्टार्टअप के लिए प्रमोट करती है। ठीक है ना, जब लोग मार्केटिंग के माध्यम से लोग सीखेंगे अच्छा इस तरह का उत्पाद बन रहा है। आज किसी भी व्यक्ति को एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, सपोज कैसा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप सोचो, आपको अगर यदि थोड़ा सा भी कभी भी लगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी वैक्यूम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वैक्यूम का मतलब कि उपभोक्ताओं की कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति वर्तमान जो फर्म्स है, वर्तमान जो बिजनेसेज हैं उनके द्वारा नहीं हो रही है। ठीक है, जब आपको वो चीज पता चलेगी, और वो किससे पता चलती है, आपको मार्केटिंग से ही पता चलती है। किससे पता चलती है, आपको मार्केटिंग से पता चलती है कि वास्तव में लोगों की ये आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता वर्तमान में कोई और फर्म पूरी नहीं कर रही है। फिर क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी देती है। एक अर्थव्यवस्था, किसी भी इकोनॉमी में सबसे मुख्य काम क्या है, रोजगार। सबसे मुख्य काम क्या है,
रोजगार, जिस भी देश में सर्वाधिक लोगों के पास में रोजगार है, इसका मतलब वो देश अच्छा है, वो देश क्या है, आपके अच्छे तरीके से जो आर्थिक प्रगति के पथ पर है। अब वो रोजगार का जरूरी नहीं है कोई नौकरी हो, किसी भी तरीके का आपके प्राइवेट काम भी हो सकता है, आपको लोगों को एंगेज करना है। हर व्यक्ति के पास में काम होना चाहिए और उस काम और अपने काम को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस काम के बदले उसको उचित मानदेय मिलना चाहिए। तो ये सारी भूमिकाएं जो किसमें रहती है, आपके इसके अंदर, फर्म के अंदर रहती है। अब ये सारा इंट्रोडक्शन था मार्केटिंग के बारे में, ताकि अपने को पता चले वास्तव में मार्केटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस देखा, इसकी परिभाषाएं देखी। इसमें क्वेश्चन सामान्यतः दो तीन ही तरह के बनेंगे। या तो सबसे पहला परिभाषा का पहला ही पॉइंट है कि मार्केटिंग को जो है वो इसकी मॉडर्न कंसेप्ट है, आधुनिक अवधारणा के आधार पर इसको डिफाइन करो। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। या फिर मैंने कल 4-5 आपको अवधारणाएं बनाई है, बताइए उसमें से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये इंपॉर्टेंस, भूमिका, रोल वाले आएंगे, तो ये इतना डिस्कस कर लिया है कि आप 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आंसर कर सकते हो और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आंसर कर सकते हो। अब स्टार्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग मिक्स। क्या है, आपके विपणन मिश्र। इसमें से क्वेश्चन हर बार लगभग आता ही आता है। इस बार भी एक, जैसे मैंने कहा, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग आया था, ठीक है। पिछली बार भी एक आधा क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बाकी हर बार इस मार्केटिंग मिक्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जब भी कोई वर्ड मिक्स है, इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कार्य, मिक्स या मिश्रण आया किसी भी तरह का, इसका मतलब क्या, उसके अंदर बहुत सारी क्या है, एक्टिविटीज शामिल है। मार्केटिंग मिक्स में क्या, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन या कहते हैं, या कॉम्बिनेशन कहते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो विभिन्न चर हैं, विभिन्न कार्य हैं, उन सब का क्या है, एक समूह है, सेट है, जो किसके लिए, जिसका उपयोग किसके लिए होता है, किसी भी उत्पाद के मार्केटिंग को ऑफर करने के लिए। क्या करना है, इट इज अ सेट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स सेलेक्टेड या चूजन टू ऑफर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको ऑफर करने के लिए जिन जिन वेरिएबल्स की, जिन जिन कामों की आवश्यकता होती है, उन सबको क्या कहते हैं, अपने मार्केटिंग मिक्स या फिर विपणन मिश्र कहते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एक तो क्या, ये वेरिएबल्स हैं। आप में से कौन कौन मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं? मैथ्स के स्टूडेंट सारे ही हो, 10वीं तक तो पढ़ी है। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? आपको किसी को समझाना है कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो कैसे बताओगे? टाइम के साथ चेंज होता है, जरूरी है चेंज होना? नहीं, वाई टाइम, समय क्यों बताया? समय के साथ चेंज होने का मतलब तो ये हो गया कि समय के साथ ही चेंज होगा। मतलब अभी अलग है, 1 सेकंड बाद कुछ अलग होगा, 2 सेकंड बाद कुछ अलग होगा। जिसकी वैल्यू, जिसका कुछ भी मान रखा जा सकता है। अपन कोई चीज जैसे मैथ्स में एज्यूम करते थे, उसकी सैलरी कितनी है, एक्स, ठीक है ना। एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए, कुछ भी हो सकती है। तो वो वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे ब्रांड का नाम है, ब्रांड का नाम अपने यहाँ ब्रांडिंग पढ़ेंगे, तो ब्रांडिंग क्या एक वेरिएबल है। अब ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है, अपन किसको पढ़ेंगे, ब्रांडिंग को, ठीक है। फिर लेबलिंग को पढ़ेंगे, लेबलिंग कुछ भी हो सकती है, पैकेजिंग कुछ भी हो सकती है, प्राइस कितना भी हो सकता है। लेकिन अपन पढ़ेंगे उन वेरिएबल्स को कि वास्तव में प्राइसिंग क्या होती है, वास्तव में प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस की अवधारणा है। कितने? 4 पीस। कौन कौन से हैं? पहला पहला कौन सा है? प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। दूसरा आपके प्राइसिंग या फिर मूल्य निर्धारण। तीसरा आपके प्लेस या फिर स्थान। और चौथा प्रमोशन। ये अपने 4 पीस हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा? प्रोडक्ट, दूसरा प्राइसिंग, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। ये 4 पीस की अवधारणा जो इसके अंदर अपने मार्केटिंग मिक्स या विपणन मिश्र के अंदर रहती है, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कौन कौन से 4 पीस हैं, तो अपने को एज इट इज ये अपने को पता होना चाहिए। पहला कौन सा? प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या होगा आपका, जैसे मैंने कहा ना सीक्वेंस में क्यों याद रखना है, तो अब इसको ऐसे ही देखना है। सबसे पहले उत्पाद का निर्माण होगा, उसका मूल्य का निर्धारण होगा, मूल्य निर्धारण के बाद में उसका प्लेस का मतलब वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आप होलसेलर को दोगे, रिटेलर को दोगे, फिर फाइनल ग्राहक तक जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में क्या आपका प्रमोशन। सबसे लास्ट में क्या आपके
प्रमोशन। तो ये आपके 4 पीस की अवधारणा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट या उत्पाद, अगर यदि सीधे ही पूछ ले कोई 2 नंबर में प्रोडक्ट क्या है, डिफाइन प्रोडक्ट, उत्पाद को डिफाइन करो। बिल्कुल, क्या करना है? बेचना। क्या करना है? बेचना। यहाँ उत्पाद का मतलब उत्पादन से मत सोचना। उत्पाद का मतलब ऐसा नहीं, आप ये नहीं लिख दो कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, वस्तु या सेवा जो भी उत्पादन किया गया वो उत्पाद है। वो उत्पाद नहीं है। जिसको बेचा जाना है वो उत्पाद है। जिसको क्या करना है? बेचा जाना। बेचा जाना मतलब कि आप उसके लिए कुछ मूल्य लोगे, आप उसके लिए क्या लोगे? कुछ फीस लोगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा। जो भी वस्तु, उत्पाद 2 तरह के हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है आपके गुड्स, या फिर क्या हो सकता है सर्विसेज, या फिर क्या होंगे सर्विसेज। दोनों में ही डिफरेंस है, गुड्स और सर्विसेज। ये अपने इस क्लास, इस मार्केटिंग में जब नेक्स्ट वीकेंड पे क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि वस्तु के मार्केटिंग में क्या क्या चुनौतियां रहती है, सेवा की मार्केटिंग में क्या क्या चुनौतियां रहती है। ये भी 2021 के मेंस में क्वेश्चन आया। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर बताओ, वस्तु में क्या है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है कि वस्तु में क्या क्या विशेषताएं रहती है, सेवाओं की क्या क्या विशेषता रहती है। तो जो भी वस्तु और सेवाओं को बेचा जाना है वो सारी क्या कहलाती है? आपके उत्पाद कहलाती है। अब उत्पाद आपके 2 तरह के हैं। पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उपभोक्ता उत्पाद, दूसरा औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्पाद कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता उत्पाद है, इनको 2 तरीके से जो वापस से सब क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो ड्यूरेबिलिटी के आधार पर, टिकाऊपन के आधार पर, एक शॉपिंग प्रयास किसमें कितने एफर्ट्स इन्वॉल्व है उसके आधार पर। ड्यूरेबिलिटी के आधार पर आपके 3 तरह के उत्पाद है, एक तो टिकाऊ, एक गैर टिकाऊ नॉन ड्यूरेबल, और तीसरा हो गया आपके सर्विसेज। तीसरा क्या है? सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से पता हो जाना चाहिए टिकाऊ उत्पाद कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे कोई भी आइटम हो जो लंबे समय तक पहन सकते हो आप, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिनका उपयोग किया जा सकता है। चाहे आपका शर्ट हो, चाहे आपके शूज हो, चाहे आपकी घड़ी है, मोबाइल है, फैन है, ये बोर्ड है, टीवी है, ये सारे कैसे उत्पाद हैं? ड्यूरेबल या फिर टिकाऊ। नॉन टिकाऊ उत्पाद वो जिनका डेली बेसिस पे यूज होता है, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, ठीक है ना, इन सब का उपयोग क्या होता है? डेली बेसिस पर होता है। आप 1 महीने का दूध स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा, सब्जियां भी खराब हो जाएगी। ये सारी क्या रहेगी? आपके नॉन ड्यूरेबल या फिर गैर टिकाऊ। फिर आता है आपके सर्विसेज, सेवाएं। सेवाओं के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? आपके हेयर कटिंग हो गया, कपड़ों को प्रेस करना हो गया, कपड़े सिलना हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग हो गया, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के जो अपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना, वो सारी क्या है? आपके सेवाएं हैं। वकील जो प्रोवाइड करता है, एडवोकेट की सेवाएं, तो वो भी आपके क्या है? सेवाएं। ये सारी क्या आपके सर्विसेज है। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिस ऑन द ड्यूरेबिलिटी। फिर है आपके शॉपिंग प्रयास, कि किसी प्रोडक्ट के अंदर शॉपिंग प्रयास कितने इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इक्वल प्रयास करते हो? इक्वल एफर्ट्स करते हो? नहीं। इसमें 3 तरीके से होंगे। एक तो न्यूनतम प्रयास, एक आपके मॉडरेट, तीसरा आपके विशिष्ट उत्पाद या फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं। अखबार है, अखबार को परचेज करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? आप सोते रहते हो और घर पे अखबार डाल के चला जाता है, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। दूध है, दूध भी क्या होगा? दूध आपके घर पे आएगा दूध वाला, और आराम से जो भी आपका बर्तन है उसके अंदर दूध डाल के चला जाएगा, उसमें भी आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन भी प्रोडक्ट्स को खरीदने में, परचेज करने में न्यूनतम प्रयासों की आवश्यकता होती है, वो सारे क्या रहेंगे? आपके मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स वाले प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। फिर इसमें एग्जाम्पल जैसे दूध हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। मॉडरेट शॉपिंग एफर्ट्स मीन्स आप उसको वीकली परचेज करते हो या मंथली परचेज करते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके शहर में वो प्रोडक्ट मिल रहा है,
या फिर आपके मोहल्ले में वो प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे आपको किराने का सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स लेके आ रहे हो, तो क्या करोगे आप, सप्ताह में एक बार गए, 15 दिन में एक बार गए, महीने में एक बार गए, और थोड़े से एफर्ट्स के बाद में, मतलब आपके 4-5 किलोमीटर में कोई दुकान है, वहां से आप जो है वो उस उत्पाद को लेकर के आ गए। स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो है जो हो सकता है कि आपके शहर में एक हो, या फिर एक आपके स्टेट में एक हो, या फिर आपके देश में ही एक हो। जैसे किसी को टेस्ला की कार खरीदनी है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा अभी, मुंबई जाना पड़ेगा। इंडिया में कितनी दुकान है उसकी, एक ही दुकान है, वो भी अभी खुली है, ठीक है। वैसे ही किसी को ऑडी या बीएमडब्ल्यू खरीदना है, ऑडी का शोरूम है जोधपुर में, ऑडी का तो ऐसा ही बीएमडब्ल्यू का नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, शायद जयपुर या दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको परचेज करने के लिए सर्वाधिक शॉपिंग एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक तो आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं और एक आपके इंडस्ट्रियल सर्विसेज रहती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपके एक तो रॉ मटेरियल्स हो सकता है, या आपके कैपिटल आइटम्स हो सकते हैं, पूंजीगत। रॉ मटेरियल कच्चा माल कौन कौन सा होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसका भी आपको उत्पादन करना है, कच्चा लोहा है, पानी है, मिट्टी है, ठीक है ना, जो उस भी धातु से आपको प्रोडक्ट बनाना, वो तो सारे क्या रहेंगे आपके रॉ मटेरियल। कैपिटल जो फिनिश्ड मशीन्स आती है, जो इंडस्ट्रीज में परचेज की जाती है, ठीक है ना। किसी भी, जैसे पंखे को बनाने के लिए भी कोई मशीन चाहिए, पंखे को बनाने के लिए भी कोई मशीन चाहिए, तो वहाँ कच्चा माल के साथ साथ में आपको ऐसी कोई मशीन भी लानी पड़ेगी जिससे ये पंखा बने। और फिर आपके वरीय सेवाएं होती है इंडस्ट्रियल, जिसके अंदर आपके मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या वो ऑपरेटिंग सर्विसेज हो गया, ये सारी जो विभिन्न तरीके की जो है वो सर्विसेज रहती हैं। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। 2 नंबर में पूछा जाए आपके प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या, तो आप क्या कहोगे, वस्तु या सेवाएं जिनको बेचा जाना, वो क्या कहलाते हैं आपके प्रोडक्ट या फिर उत्पाद, ठीक है। उसके बाद में अगर यदि 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन देना है। कंज्यूमर उत्पाद, उपभोक्ता उत्पाद, और इंडस्ट्रियल या फिर आपके कह सकते हैं औद्योगिक उत्पाद, ठीक है। हो गया, एक बार इतना पूरा पढ़ लो, कोई डाउट हो तो। फिर अपन पढ़ेंगे आज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग।
सबसे मेन क्या है, अपने पास में लिमिटेड टाइम है, ठीक है ना, और उसी समय में अपने को सिलेबस करना है। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है। और सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे मैं अभी आज आपको जाने से पहले हिंदी का टारगेट देके जाऊँगा, ठीक है ना, सर पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में अपने को याद करने का भी टारगेट अपना होना चाहिए। तो जो शुक्रवार शाम को या शनिवार सुबह जो टेस्ट होगा, उसमें वो उन टॉपिक्स का टेस्ट लेंगे, जैसे संधि अभी जो हो जाएगी वो, प्लस जैसे अभी सबसे पहले पर्यायवाची शब्द ले रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द के अपने जो राघव प्रकाश है उसके शुरू के जैसे 100 पर्यायवाची है, तो अपने को 100 पर्यायवाची अच्छे से जो 4-5 दिन में याद करके आने, ठीक है ना। जब सिलेबस करना ही अपना उद्देश्य है तो सिलेबस वो स्पीड के साथ करना पड़ेगा। जो भी 2 दिन के बाद में रोजाना 3-4 घंटे आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें होती जाएगी, ठीक है। अब होता है उत्पाद का विकास कैसे होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक इस बार क्वेश्चन आया था, सोशल लोफिंग क्या होता है। सोशल लोफिंग का क्वेश्चन आया था, क्या होता है। मैंने बताया था ना क्लास में सोशल लोफिंग क्या होता है। सोशल लोफिंग होती है बने रहो पगला काम करे अगला। ग्रुप ये यूनिट 3 के अंदर बताया था, अपने नोट्स में मैंने था आपको, जो उस दिन आप शायद पबेटी क्लास में आए थे, मैनेजमेंट में जो डिस्कस कराया था उस दिन नहीं आए थे। ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कि नॉर्मली टेंडेंसी होती है जब लोग समूह में काम करते हैं तो उसको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा जो है कम काम करूं ताकि मेरा काम कोई और कर ले, ठीक है ना। तो वो इसको कैसे याद रखना है, बने रहो पगला और काम करे अगला, ठीक है। सरकारी नौकरी का यही सिद्धांत है। सरकारी नौकरी में क्या है, जैसे ग्रुप बिहेवियर होता है ना, 7-8 लोग किसी एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, सर मेरे को तो आता नहीं, सर तो आएंगे नहीं आपको सिखाने के लिए, तो फिर किसी और को कहेंगे, और जो जितना ज़्यादा काम करता है उसको उतना ही ज़्यादा काम मिलता रहता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ब्रांडिंग, एक पढ़ेंगे लेबलिंग, और एक पढ़ेंगे आपके पैकेजिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। ठीक है, ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, अगर ब्रांडिंग को परिभाषित करना हो, उसको डिफाइन करना हो, तो ये कहेंगे किसी भी उत्पाद को नाम और चिन्ह देना क्या कहलाता है, उसको ब्रांडिंग। किसी भी उत्पाद को क्या देना है, आपको नाम देना है या चिन्ह देना है, तो वो क्या कहलाएगी, आपके ब्रांडिंग कहलाएगी। अब ब्रांडिंग में क्या होता है, या तो आपके कोई प्रोडक्ट जेनरिक हो सकता है या कोई प्रोडक्ट आपके ब्रांडेड होगा। बिजनेस का इवोल्यूशन जो है वो मार्केटिंग का इवोल्यूशन समय के साथ में हुआ है। शुरू में कोई चीज़ें ब्रांडेड नहीं होती थी, शुरू में कोई भी चीज़ ब्रांडेड नहीं होती थी। आजकल हर प्रोडक्ट में ब्रांड हो चुकी है। आजकल आज से सोचो क्या 1000 साल पहले कपड़े की कोई ब्रांड होती थी। उसका फैब्रिक का चेंज हो सकता था कि आपको सूती लेना है, ऊनी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि उलन लेना है, कॉटन कपड़ा लेना है आपको, वो हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपके फैब्रिक और चेंज हुए, तो फिर फैब्रिक के अंदर जैसे मलमल का हो गया या जो भी है, अलग अलग तरह की फैब्रिक आने लग गया। फिर अब एक ही फैब्रिक में अलग अलग ब्रांड है। कॉटन शर्ट लेना चाहते हो तो कॉटन शर्ट की भी पता नहीं कितनी सारी ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब ब्रांड के नाम पर कपड़ा मिल रहा है। आज से 50-60 साल पहले भारत के अंदर दूध दूध का क्या था कि भाई या तो दूध गाय का होगा या भैंस का होगा या बकरी का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में ऊँटनी का दूध होगा, इसके अलावा और कौन से दूध होते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या, दूध अमूल का लेना है, सरस का लेना है, ठीक है, और कौन कौन से पता नहीं कितनी तरह की पास्चुराइज्ड मिल्क हो गया, फिर वो मिल्क पाउडर आने लग गया, तो इतनी तरह की चीज़ें वो ब्रांड हो गया। तो दूध में जब भी किसी तरह की ब्रांडिंग चीज़ हो जाती है तो वो क्या स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उसको आपने नाम दे दिया, अब वो सरस दूध है। अब उसके अंदर चाहे वो गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, सबका दूध मिला के दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सरस की डेयरी में तैयार हुआ, इसका मतलब क्या है, वो सरस का दूध हो गया, ठीक है, अमूल का हो गया। अब ये इतनी सारी क्या हो जाएंगे, आपके ब्रांड्स बन जाएंगे। तो जब तक किसी उत्पाद का ब्रांड का नाम नहीं होता तब तक आपके क्या है, वो जेनरिक है। मिर्च पाउडर है, नॉर्मल मिर्ची है, खेतों में उगती है, लाते हैं, तोड़ते हैं और मिर्ची लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जगह के नाम से मिर्च, कहाँ की, मतानिया की मिर्च फेमस है, तो कहाँ की मतानिया की मिर्च हो गया। अब क्या है, लोगों ने अपने अपने फैक्ट्रीज लगा दी, अपने ब्रांड का नाम दे दिया। उसी मिर्च मसाले के अंदर हो गया आपके क्या, एमडीएच मसाले के अंदर हो गया एमडीएच मसाले वाले की मिर्च हो गया। तो जब तक किसी उत्पाद का, किसी ब्रांड से पहचान नहीं है तब तक तो उसका नाम क्या है, जेनरिक हो गया। जब उसकी पहचान ब्रांड से होने लग जाती है तो उत्पाद क्या बन जाता है, आपके
ब्रांडेड उत्पाद बन जाता है कि ये स्पेसिफिक उपभोक्ता की बात हो गई कि इस मिर्च को किसने प्रोड्यूस किया है, इस मिर्च का उपभोक्ता कौन है, वो चीज क्या हो जाएगी आपके ब्रांडेड। अब ब्रांड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक तो होता है ब्रांड नेम, क्या होता है ब्रांड का नाम, एक होता है ब्रांड मार्क, एक होता है ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम वो जिसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो, ब्रांड नेम वो नाम वो है जिसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो, ब्रांड मार्क वो जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप क्या कर सकते हो देख सकते हो, ट्रेडमार्क वो अगर यदि आपने उस ब्रांड को क्या कर लिया है पेटेंट करवा लिया है, उसका जो आपने लीगल प्रोटेक्शन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा आपके ट्रेडमार्क बन जाएगा। ब्रांड क्या जेनरिक, हाँ सामान्य। ब्रांड का नाम जैसे आपके टाटा, ब्रांड का नाम क्या है टाटा। अब टाटा का ट्रेड ब्रांड मार्क कैसा है, इस तरीके से एक टी बना हुआ होता है, जो भी टाटा की गाड़ियां होती है इस तरीके से टी होता है, मतलब आप ऐसा भले टाटा नहीं भी लिखा हुआ है तो इस ब्रांड मार्क को देख के पता कर सकते हो कि टाटा की गाड़ी है, ठीक है। और अगर यदि इसको प्रोटेक्ट करवा लिया, पेटेंट करवा लिया है जो भी अपने अथॉरिटीज है उनके माध्यम से, तो वो क्या बन जाएगा आपके ट्रेड मार्क जो है वो बन जाएगा। तो ये जो अपने चीजें होती है, एक तो ब्रांड नाम होता है ब्रांड का नेम, और दूसरा ब्रांड का मार्क, और आपको अगर यदि उसको प्रोटेक्ट करवा लिया तो वो क्या बन जाएगा आपके ट्रेड मार्क बन जाएगा। अब विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ब्रांड का नाम होना कैसे चाहिए। अब आप सोचो कि एक ब्रांड का नाम, आपको किसी भी चीज की कोई ब्रांड बनानी है, ठीक है, तो आपको आप उस ब्रांड का नाम सोचने से पहले सबसे पहले आप क्या सोचना पसंद करोगे कि ब्रांड का नाम होना कैसा चाहिए। रोहित जी बताओ, कोई एक विशेषता बताओ। आसानी से उच्चारित हो सके, छोटा हो। कार्तिक, इजी टू रिमेंबर। मोनिका, यूनिक हो। रेनू, सारे नाम आसानी से लिया जा सकता, ठीक है। आप बताइए, पहचान इजी हो सके। एक ब्रांड मैंने क्रिएट किया, शून्य एकेडमी। इस नाम शून्य एकेडमी सुनते ही आपको क्या पता चलता है, एक एकेडमी है, मतलब कि कोई इंस्टीट्यूशन एग्जाम उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके पीछे कोई एग्जाम का नाम नहीं लिखा, ठीक है, इजी टू प्रोनाउंस है और आसानी से बोल सकते हो आप, आसानी से लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो। शून्य ऐसा है जो सबसे पहले याद रहा जाता है, गिनती में सबसे पहले शून्य से शुरुआत होती है, तो ये चीज़ें ही हो गई भाई, आसानी से हो सकता है। इसके साथ मैंने किसी एग्जाम का नाम नहीं लिखा, ना आरएस लिखा, ना आईएएस लिखा, ना कुछ और लिखा, तो उसका मतलब क्या कि मैं भविष्य में इस एकेडमी से किसी भी एग्जाम की शुरुआत करवा सकता हूँ। आज मैंने ऐड देखा था, दृष्टि आईएएस का सब इंस्पेक्टर का ऐड था, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो दृष्टि आईएएस है और उसने बैच किसका स्टार्ट किया है, सब इंस्पेक्टर का स्टार्ट किया है, तो वहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, आपने इंस्टीट्यूट के नाम में तो क्या रखा है आईएएस और नीचे आप एसआई की प्रिपरेशन करवा रहे हो। फिर क्या, मैंने जगह का नाम नहीं रखा कहीं, जैसे होता है ना इंस्टीट्यूट आप यूजुअली लोग जगह के नाम से भी खोल लेते हैं, तो अब क्या है ये इंस्टीट्यूट कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर क्या है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिकॉग्नाइज, इजी टू स्पेल, इजी टू प्रोनाउंस, ठीक है ना। पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, आसानी से याद किया जाना चाहिए, आसानी से पहचान सको, आसानी से स्पेल मतलब आसानी से लिख सको, और आसानी से जो उसका उच्चारण कर सको, प्रोनाउंस कर सको, ऐसा आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। दूसरा क्या पहचान होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव, वो एक विशिष्ट होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ब्रांड नेम, सबसे अलग होना चाहिए। तीसरा वर्सेटाइल होना चाहिए, ताकि आप दूसरे प्रोडक्ट को भी उसके अंदर साथ में समाहित कर सको। क्या कर सको, दूसरे प्रोडक्ट्स को भी उसके अंदर समाहित कर सको। ऐसा नहीं हो कि आपने एक ब्रांड बनाया तब पता चला कि उस ब्रांड के कुछ सहायक प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उस प्रोडक्ट्स के लिए फिर एक आपको अलग ब्रांड की आवश्यकता पड़े। अब हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी की जो है वो कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तान मतलब कि उसने बहुत सी चीज़ें बना दी, हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, उससे एम्बेसडर कार बनाता था, फिर साबुन तेल वगैरह पता नहीं कितनी सारी उससे चीज़ें आ रही है, तो मतलब कि उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें को उसने अकोमोडेट कर लिया। पतंजलि देख लो आप एग्जाम्पल, पतंजलि मोटा एक क्या योग आश्रम खुला था, फिर उससे इंडस्ट्रीज में आए, तो अब हर प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट जो है आपके घर में लगभग लगभग भारत के हर घर में
पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट होता ही होता है, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे आपके तेल हो, चाहे आपके घी हो, ठीक है ना, या शैम्पू हो, ब्रश हो, टूथ ब्रश हो, ठीक है ना, आजकल शरबत भी बना दिया उन्होंने, ठीक है ना, फिनाइल बना दिया, आटा बना दिया, मतलब कि इतना सारा वो है कि उसके अंदर उन्होंने अगर यदि पतंजलि सबसे पहले ही, चलो सबसे पहले पतंजलि आयुर्वेद नाम से कंपनी खुलती, ये पतंजलि नहीं करके पतंजलि आयुर्वेद नाम से कंपनी खुलती, तो क्या होगा, बाकी चीज़ों को उसमें डालना मुश्किल होता। तो मतलब कि वर्सेटाइल होना चाहिए ताकि बाकी भविष्य के उत्पाद है उनको भी इसके अंदर अकोमोडेट किया जा सकता है। प्लस इसमें स्टेइंग पावर होनी चाहिए, लंबे समय तक ये चाम चल सके। ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई नाम रख दें कि 1 साल बाद में आपको पुराना लगने लग जाए कि यार ये नाम अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब उसका जो ब्रांड नेम है वो इसके अंदर स्टेइंग पावर होनी चाहिए। ऐसा हो कि जो कई समय से, ऐसा नाम हो जो कई समय से चलता रहे और आगे भी चलता जाए। पतंजलि नाम क्यों रखा गया, बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। योग सूत्र पतंजलि ने लिखी है, वो कभी खत्म होने की चीज नहीं है। तो जब भी योग का नाम आएगा, पतंजलि का नाम रहेगा, तो इसका मतलब कि आयुर्वेद हो गया, योग से हो गया। पतंजलि ब्रांड से ही लोगों को क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि एटलीस्ट शुद्धता तो होगी, चाहे हो या चाहे नहीं हो, लेकिन एक अवधारणा तो दिमाग में बैठ जाती है ना कि एटलीस्ट क्या होगी, शुद्धता तो होगी। मतलब कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्टेइंग पावर होनी चाहिए। फिर उसको लीगली प्रोटेक्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऑलरेडी किसी का नाम पतंजलि है या ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट का नाम शून्य एकेडमी है, तो क्या किसी और उसी नाम से आप खोल सकते हो? क्या आप उसका पेटेंट करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। प्लस उसमें जो भी आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके प्रोडक्ट के बिलीव्स और उसके जो भी विशेषताएं, उन सबको भी वो आपके ब्रांड का नाम से पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, ये इसकी विशेषताएं रहने वाली, ये इसकी ब्रांड का रहना चला। तो ये सारी जो आपके ब्रांड की विशेषताएं, पहले पहले क्या हो जाएगा, इजी टू रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, स्पेल एंड प्रोनाउंस, याद रखना, पहचानना, लिखना और उच्चारण करना, ठीक है। ये वर्सेटाइल होना चाहिए, विविध होना चाहिए, ताकि और भी कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको इसके अंदर शामिल किया जा सकता। इसके अंदर लंबे समय तक बने रहने की क्षमता होनी चाहिए, स्टेइंग पावर होनी चाहिए। वैधानिक रूप से या लीगली इसको क्या किया जा सकना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जा सकना चाहिए। भाई अगर यदि आप लीगली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ब्रांड नेम किसी काम का नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट के जो भी बिलीव्स हैं, जो भी उसके उत्पाद की विशेषताएं हैं, उन सब का उसमें क्या क्या हो, उसका पता चले। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रांड की एक विशेषताएं होती है, ठीक है। हाँ, जी टीवी आता था। हाँ, देखो उसमें मैंने अभी बताया था, एक तो ब्रांड मार्क होता है, एक ब्रांड नेम होता है। तो मार्क तो चलो ये जैसे उन्होंने कॉमन कर दिया कि ये ऐसा एक हमारा मार्क रहेगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, नाम क्या रहेगा, जी टीवी हो गया। अब इसे जी स्पोर्ट्स हो गया, जी न्यूज़ हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, जी सिनेमा हो गया। ये इसके सारे क्या हो गए, इसके प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारे इसके क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें नीचे अकोमोडेट होते जा रहे हैं। बाकी मेन तो कॉमन इसने क्या कर दिया, जी टीवी का ही है, इसके सह उत्पाद है, उसी के चैनल है। तो ये उसमें जी से जी सिनेमा बन गया, जी न्यूज़ बन गया, जी एंटरटेन बन गया, जी स्पोर्ट्स बन गया, किड्स का भी कोई चैनल होगा। तो इस तरीके से बन जाते हैं। अब कलर तो चेंज करने में क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, किया होगा, कई चीज़ें होती है, अगर यदि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो तो मार्क भले चेंज कर दो, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपके इम्पोर्ट, जो इसकी विशेषताएं विशेषताएं पूछी जा सकती है कि एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या विशेषताएं होती है। विशेषताओं के बाद में बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंस। फिर वही महत्व, इंपॉर्टेंस, लाभ हानि है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेक होल्डर की इसकी महत्व किस किस को हो सकता है। तो ब्रांडिंग का महत्व किसको होगा, एक तो फर्म को और एक ग्राहक को। सबसे पहला महत्व तो क्या है, किसी भी आपको ब्रांड का उत्पाद बेचना है किसी भी कंपनी को, तो वो अपना ब्रांड का नाम क्यों देता है, ताकि उसका उत्पाद अलग दिखे, ताकि उसका उत्पाद क्या दिखे, अलग। मतलब प्रोडक्ट का क्या हो, डिफ्रेंसिएशन हो, प्रोडक्ट का क्या हो, विभेदीकरण हो, कि ये प्रोडक्ट फलानी ब्रांड का, ये उस ब्रांड का, ये सी ब्रांड का है। तो सबसे पहला तो आप इसका क्या महत्व हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कह दो या फिर उत्पाद विभेदीकरण। जब आपको उत्पाद में विभेदन करना तो ब्रांड का नाम ही देखना पड़ेगा। अब आपको कार लेने जाना, कौन सी कार लेके जाओगे, मारुति की लेके आओगे, एक ह्युंडई की लेके आओगे, कि टाटा की लेके आओगे, एक महिंद्रा की लेके आओगे। ये डिफरेंशिएशन किसके आधार पर होता है,
सारी कारें खड़ी है, वहां से ब्रांड का नाम और सिंबल हटा दो तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। ब्रांड का नाम और सिंबल होते ही आपके पास में क्या हो जाता है? उत्पाद का विभेदीकरण हो जाता है। फिर दूसरा क्या है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण, ठीक है। विभिन्न तरह की गाड़ियां होती है, ब्रांड के आधार पर ही वैल्यू बनती है। मारुति की ऑल्टो कार का अलग मूल्य है, उसके बाद में स्विफ्ट कार का अलग है, फिर उसके बाद में दूसरी गाड़ी में जाओगे तो उसका अलग है, और महंगी गाड़ियों में जाओगे तो उसका अलग है। महिंद्रा में आप जाओ तो स्कॉर्पियो का है ज़्यादा क्या ना प्राइस है, फिर थार है आपके, उससे पहले बोलेरो किया जाता है। तो जो भी गाड़ियां हैं जितने भी है, ब्रांड के आधार पर ही आप क्या कर सकते हो? डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हो। किस उत्पाद का मूल्य कितना रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। फिर क्या आपके फर्म में क्या ब्रांड नाम क्या करता है और आपको कंज्यूमर में विश्वास डेवलप करता है, ठीक है। कंपनी की क्या करता है? इमेज, या आप क्या कह सकते हैं, साख को बिल्ड करता है। कंपनी की रेपुटेशन या साख है उसको बिल्ड करता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करता है। सेल्स और वॉल्यूम है, जैसे जैसे आपकी ब्रांड का नाम बनेगा, ब्रांड के आधार पर आपके क्या नाम इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये सारी आपके क्या होगी? आपके फर्म के लिए इसकी विशेषताएं कहते हैं, महत्व हो गया। ग्राहक को क्या हो गया? ब्रांड नेम सबसे पहले क्या करता है? ग्राहक को क्वालिटी की इंश्योरेंस देता है कि आपने फलानी ब्रांड का कोई चीज़ लिया, इसका मतलब उसमें ये क्वालिटीज होगी। सैमसंग का मोबाइल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हार्डवेयर अच्छा होगा। आईफोन लिया तो आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट सिक्योरिटी के मामले में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई डेटा आपका ब्रीच नहीं होने वाला है। या फिर जो भी आप ब्रांडेड चीज़ लेते हो उससे क्या होती है? एक तो पहले क्वालिटी की एश्योरेंस रहती है। फिर ब्रांड एक स्टेटस सिंबल है। क्या है? आजकल तो पता नहीं, पहले लेकिन लोग आईफोन खरीदते सबसे पहले क्या करते थे? कांच के सामने खड़े होकर सेल्फी लेते थे और फिर सोशल मीडिया पे डालते थे ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं क्या खरीद सकता हूँ? आईफोन। यही तो दिखाना चाहते हैं, मतलब स्टेटस क्या है? यही तो बताना चाहते हो कि मेरे पास में इतना पैसा है। लोग कारें लेते हैं, मतलब आप घूमने जाते हो, क्यों लोग किसी, जो कह सकते हो ना, ब्रांडेड कोई टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? वहाँ की फोटो डाल के दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ घूमने आया हुआ हूँ। और दुनिया को क्या जताना चाहते हैं? कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस जगह पर घूम सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर यदि कोई कार लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे? आजकल तो वो आ गया ट्रेंड, क्या करते हैं? उसके ऊपर से जो कपड़ा है उसको जो है वो हटाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, तो वो कपड़ा हटाते हैं और फिर जो है वो न्यू मेंबर इन माय फैमिली, न्यू बर्ड इन माय फैमिली, इस तरीके से बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि आप कोई सस्ती गाड़ी लेके ऐसा थोड़ी करता है। महंगी गाड़ी लेगा वही तो करेगा, कोई सस्ते बेचारा या किसी ने सेकंड हैंड ली वो तो थोड़ी बताएगा कि मैंने सेकंड हैंड गाड़ी लिया, सेकंड हैंड कोई चीज़ ली। सेकंड हैंड चीज़ें तो आवश्यकता के अनुसार ली जाती है, भाई कम पैसा है, किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो आपने ले ली। बाकी सारी चीज़ें क्या है? शौक के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए होती है। तो ब्रांड क्या है? आपके कंज्यूमर के लिए एज ए स्टेटस सिंबल आपके एक्ट करता है। तो ब्रांड में ब्रांड की परिभाषा पूछी जा सकती है। बाकी इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कि एक अच्छी ब्रांड की क्या क्या विशेषताएं होती है, कि एक गुड ब्रांड है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी इसके अंदर रहेगी, ठीक है। ब्रांडिंग के बाद में नेक्स्ट है आपके पैकेजिंग। नेक्स्ट क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग, आपने कोई उत्पाद है उसको पैक करना पड़ेगा, उत्पाद को पैक करना पड़ेगा, तो उसको उत्पाद को पैक करने के लिए उसके लिए कोई डब्बा कंटेनर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। अब पैकेजिंग तीन टाइप की होती है, तीन तरह के पैकेज होते हैं। एक तो हो गया प्राइमरी या प्राथमिक, फिर आपके सेकेंडरी, और फिर आपके हो गया टर्सरी। प्राथमिक पैकेज वो हो गया जो कि इमीडिएट पैकिंग होती है। किसी भी उत्पाद की इमीडिएट पैकिंग को क्या कहते हैं? उसकी प्राथमिक, मतलब कि जो सबसे पहली बार जिसको पैक किया जाए ताकि उसका उपयोग सुनिश्चित हो, ठीक है। तो वो कौन सी? जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को एक ट्यूब में डाल के दिया जाता है, ठीक है। सेविंग क्रीम है, कोई भी क्रीम है, कोई हेयर ऑयल है, तो उसको किस में डाला जा रहा है? किसी बोतल में, कोई शीशी में डाल के देते हैं। पीने की पानी की बोतल है तो उसकी भी आजकल बोतल आ रही है। तो हर चीज़ को जो कि प्राथमिक इमीडिएट पैकिंग है तो उसको क्या कहते हैं? अपने प्राइमरी। अब जो टूथपेस्ट आता है, जो ट्यूब आती है, ट्यूब को एक कंटेनर में डाल के देते हैं, एक डिब्बा होता है उसके अंदर आती है ट्यूब। जैसे आपने कोई क्लोजअप लिया, चाहे कोई भी टूथपेस्ट लिया, एक तो ट्यूब आएगी, ट्यूब के ऊपर एक रैपर आएगा, एक डब्बा आएगा,
तो फर्स्ट के बाद में सेकंड जो होती है, जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो किसके लिए होती है, उस ट्यूब के प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो कौन सी होगी, सेकेंडरी। टर्सरी पैकेजिंग वो होती है जब आपको 15-20 जो है वो जो भी आपके टूथपेस्ट के जो डिब्बे हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना, तो आपको क्या करोगे, कार्टन लोगे, उसके अंदर 15-20 या 40-50 उसके जो है क्या कह सकते हैं वो पैकेट रखोगे, और फिर जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे। तो यूजुअली प्राइमरी पैकेजिंग तो करती है किसी चीज़ का उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए या फिर उसको सर्च करने के लिए। ठीक है, आप सोचो कि अगर यदि टूथपेस्ट की ट्यूब नहीं हो तो क्या आप उसका उपयोग कर पाओगे, भरनी के अंदर टूथपेस्ट हो तो, अगर यदि भरनी के अंदर टूथपेस्ट है तो क्या पेस्ट कर सकते हो, डेली क्या करना पड़ेगा, चम्मच से निकालना पड़ेगा, फिर आपके ब्रश पे लगाना पड़ेगा, फिर वापस चम्मच रखना पड़ेगा। तो ट्यूब को इसी हिसाब से बनाया जाता है ताकि आप सहज रूप से उसका उपयोग कर सको। सेकेंडरी होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, जो ऊपर आता है रैपर, क्योंकि आपको लेना है करना है, कहीं दब जाए तो उससे ट्यूब खराब नहीं हो जाए, उससे लीकेज नहीं हो जाए, प्रोटेक्शन के लिए होता है। और टर्सरी का उपयोग होता है यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जब आपको एक ही जगह से दूसरी जगह लेके जाने, तो एक एक कूल बेस तो ले जाओगे नहीं, कम से कम 15-20 को तो साथ में ले जाओगे, या हो सकता है कि 100-200 को लेके जाओगे, तो 100-200 ले जाना तो आपको कोई कार्टन चाहिएगा जिसके अंदर सबको साथ में रख के आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक पैकेज की जो विशेषताएं क्या होनी चाहिए, और फिर बात करते हैं इसका महत्व, इंपॉर्टेंस। विशेषताएं क्या क्या हो सकती है बताओ आप। पैकेज की विशेषताएं ये होनी, एक तो उससे डिस्प्ले किया जा सकता है, इसमें अपने नोट्स में महत्व लिखा हुआ सीधा, हाँ, इंपॉर्टेंस और कार्य लगभग सेम ही है। सबसे पहले तो क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। क्या बिना किसी पैकेट के किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, कोई हेयर ऑयल है, बिना सीसी के, बिना उसके बोतल के आप प्रमोशन किया जा सकता है उसका, कैसे ठीक है, एक तो प्रमोशन, फिर आइडेंटिफिकेशन। क्या पैकेज के बिना किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकता। फिर प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, फिर क्या हो जाएगा आपके प्रोटेक्शन। फिर फैसिलिटेड यूज, जैसे आप आजकल क्या होता था पहले पुराने समय में, जैसे कोई किराने की दुकान है, आप गए वहां जाके कहते थे मुझे 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो धनिया दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 1 किलो गुड़ दे दो, तो वो क्या करता था, उठ के जाता था वहां से, उसमें से लेता था, एक पॉलीथीन का कोई बैग होता उसमें तोल के आपको देता था। लेकिन आजकल आप कोई मॉल में जाते हो, जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए, तो वहाँ क्या होता है, या फिर आजकल जो भी बड़े बड़े ठीक ठाक लेवल की दुकान भी हो गई है, तो वहाँ पर क्या करता है वो पैकिंग रखता है। 1 किलो चीनी लेनी है तो 1 किलो चीनी को पैक कर दिया, ठीक है। 5 किलो लेनी है तो 5 किलो का भी पैकेट है। ऑयल लेना है तो 1 लीटर का हो गया, 5 लीटर का हो गया, 15 लीटर का हो गया। तो ये क्या हो गया कि जो भी सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर पैकिंग से क्या होता है, उसका उपयोग कह दो या फिर उसको खरीदने की जो है उसको वो आपके आसान हो जाता है। अगर यदि ये नहीं हो तो आपको लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या, एक आपको एक हेल्पर की आवश्यकता है। अब आप यहाँ बिग बाजार जाओगे या नेशनल हैंडलूम, जहाँ पर भी आपको किसी भी शॉपिंग मॉल में जाना है, अब आपको हेल्पर की आवश्यकता नहीं, आपको 1 किलो चाहिए, आपने 1 किलो पैकेट उठाया, अपने जो ट्रॉली में रखा, बिल कटाया और आगे। नहीं तो आपको ऑर्डर देना पड़ता था, एक जन आता वो तोल के देता, फिर आपको लेना पड़ता था। तो हाँ ठीक है ना, तो मूल्य का भी पता चलता है, उसका डिस्प्ले हो सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन होता है। तो ये सारे इसके जो है वो कार्य हो जाएंगे, और जो कार्य हैं वही उसके महत्व हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कह दो, मूल्य निर्धारण है, प्रोडक्ट का क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। और यूजर्स के लिए क्या हो जाएगा, पैकेजिंग से क्या होता है, पैकेजिंग एक तो इंग्रेडिएंट्स बताता है, उसके ऊपर जो जो चीज़ें लिखी गई वो सारी चीज़ों का पता चलेगा। फिर जैसे मैंने कहा ना, यूज फैसिलिटेट होता है। किस पे लगेगा लेबल, तो फिर बिना पैकेज कैसे लेबल लगाओगे। ठीक है ना, तो लेबलिंग भी संभव पैकेजिंग से ही है, बिना पैकेज बिना पैकेट के। अब आपको एक कोलगेट के अंदर कितना सोडियम है, कितना क्लोरीन है, ठीक है ना, कितना पोटेशियम है, ठीक है, कितना आपके कैल्शियम है, वो सारा उसके अंदर, अगर यदि सोचो टूथपेस्ट नहीं हो, वो उस पर ट्यूब नहीं हो, तो कहाँ लिखा जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या इसके कार्य हो जाएंगे और यही सारे इसके महत्व हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, वो क्या, वो आइडेंटिफाई उस हिसाब से होगा कि जैसे एक इंग्रेडिएंट क्या है, एक समोसा बनता है, एक समोसा बनने में कितना तेल लगता है, कितना बेसन लगता है, कितनी मिर्ची लगती है, कितना नमक लगता है, ठीक है ना, तो वो सारे उसके इंग्रेडिएंट है।
यही है, बेसन लगता है, तेल लगता है, नमक मिर्ची मसाले लगते हैं। इसका इम्पैक्ट ये किसी को हेल्थ का इश्यू है तो नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको। अब जैसे आप समोसा लेने जा रहे हो, मिर्ची बड़ा लेने जा रहे हो, तो मिर्ची बड़ा आपको खा लिया, आपको थोड़ी पता है जैसे आजकल क्या कैलोरी काउंट की वो बड़ी अवधारणा चल रही है, कितनी कैलोरीज बर्न की, कितनी कैलोरीज कंज्यूम की है। अब आपको क्या पता है कि समोसे में कितनी कैलोरीज होती है? ठीक है ना, ये तो ठीक है किया हुआ है। अब अपने जोधपुर में समोसा अलग अलग साइज का है। एक समोसे में जो भी जिम जाते हैं वो एक काजू खाएंगे तो भी काउंट करके खाते हैं कि काजू में कितनी कैलोरी होती है। तो अपने तो दो काजू होती है, किशमिश होती है, बादाम होती है समोसे के अंदर। तो अब वो क्या होगा कि वो बताएंगे कि भाई एक समोसा खाया तो इस एक समोसा खाने से आपको कितना कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है, शुगर कितनी बढ़ रही है, फैट कितना बढ़ रहा है, प्रोटीन आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो वो कह रहे हैं डिस्प्ले करनी पड़ेगी, ताकि किसी को हेल्थ का इशू हो। समोसा मिर्ची बड़ा के साथ में ये तो हाईलाइट किया गया, बाकी मेरे हिसाब से ऑर्डर तो सबके लिए आया होगा। ये तो जोधपुर में हाईलाइट किया कि अब समोसा मिर्ची बड़ा खा रहे हो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें अपने इस पैकेजिंग के अंदर होगी। तो पैकेजिंग कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। क्या क्या इसके फंक्शन है? जो फंक्शन है वही इसका महत्व है। उपभोक्ताओं के लिए क्या है? फैसिलिटेड यूज़, जो इसका उपयोग है उसको सहज बना देता है। प्लस जो है क्या पैकेजिंग जो है उससे क्या होता है, उसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह का सबका पता चलता है। प्रमोशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है ना, डिस्प्ले होता है, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? आपके फंक्शंस हो जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लास्ट टॉपिक है आपके लेबलिंग। लेबल को कहाँ लगा जाता है? पैकेट के ऊपर। चाहे प्राइमरी के ऊपर लगाओ, चाहे सेकेंडरी के ऊपर लगाओ, चाहे आप टर्सरी पैकेट है उसके ऊपर लगाओ। तो जो भी पैकेट के ऊपर रैपर लगाया जाता है, जो भी कागज चिपकाया जाता है, जो भी प्रिंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसका लेबल कहते हैं। अब लेबल कौन कौन सी जानकारियां देता है? सबसे पहले तो उसके कंटेंट की, कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसकी जानकारी देती है? इंग्रेडिएंट्स की। फिर क्या देखते हो आप? एमआरपी कहाँ से देखते हो? उसका मूल्य, प्राइस कहाँ से देखते हो आप? वो भी पैकेट से। एक्सपायरी डेट, वो भी कहाँ से देखते हो? हेल्थ रिलेटेड जानकारी कह दो या कोई भी वैधानिक जानकारी है, वो भी कहाँ से पता चलेगी आपको? पैकेट से पता चलेगी। प्लस उसकी ब्रांड नेम वगैरह वो भी सारी कहाँ से पता चलेगी? पैकेट से पता चलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो भी कह सकते हैं ना कि आपके एक तो वैधानिक जानकारी होती है कि भाई ये आपके जैसे जैसे होता है ना, जो भी आपने ड्रग्स वगैरह हो गया, जैसे स्मोकिंग की हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा बीड़ी तंबाकू हो गए, या वाइन हो गया, इनके ऊपर क्या होता है कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग हो सकता है, 18 साल से अधिक उम्र के लोग देखें। प्लस उसके ऊपर मार्क होगा, क्या ये इनको बेचा जा सकता है कि नहीं, ये ग्रीन कलर का डॉट होता है, आईएसआई से प्रोटेक्टेड है कि नहीं, कुछ उत्पाद कुछ आईएसएसओ प्रोटेक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें जानकारी अपने लेवल पर होती है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जानकारी, उसके मूल्य की जानकारी, उसके ब्रांड से संबंधित सारी जानकारी, उसकी प्रोडक्ट की सारी विशेषताएं कि ये प्रोडक्ट की इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, क्या ये वैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड है या नहीं है, सारी लीगल जानकारी, वैधानिक जानकारी। प्लस जो कह सकते हैं ना ऑथोराइज सरकार के द्वारा चाहिए गई जानकारियाँ। सरकार भी तो कहती है ना भाई आपको ये जानकारी आपको इस उत्पाद पे देनी है। अगर आजकल देखो तो ये बड़े अजीब अजीब से जो वो कैंसर वाले की फोटो डालते हैं सिगरेट के पैकेट पर, ठीक है ना, तो ये कोई मैन्युफैक्चरर थोड़ी चाहेगा। जिसकी भी कंपनी है सिगरेट बनाने की, तो वो थोड़ी चाहेगा उसके सिगरेट की बिक्री कम हो। वो तो यही चाहेगा जितनी सिगरेट बिकेगी उतना उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन सरकार ने तो कहा कि ऐसी डरावनी फोटो डालो ताकि एक बार पीने से पहले इसकी शक्ल तो देख ले कि आप पियोगे तो आप ऐसे हो सकते हो। तो ये भी क्या है, सरकार ने जो भी जानकारी चाहिए वो भी आपको लेबल के माध्यम से डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपके लेबल्स के फंक्शंस होते हैं। तो आप पैकेजिंग ब्रांड का हो गया। अब जो कल जो आपके रहेगा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, वो भी देखेंगे। अब तक जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग पढ़ा है वो सारी एक बार आप चेक कर लो, पढ़ लो एक बार। ब्रांड मार्क तो मैंने बनाया ना, जिस चेन को आप देखते हो, जैसे मैंने बताया ना टाटा की कोई गाड़ी है, अगर यदि उसको प्रोटेक्ट करा दिया तो ट्रेडमार्क बन जाएगा। लीगली आपने जो आप ट्रेडमार्क एक्ट बता देते उसके आधार पर अगर उसका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा दिया तो वो क्या बन जाएगा?
ट्रेडमार्क बन जाएगा। वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से आते हैं? और सबसे पहले तो पेटेंट, फिर जीआई टैग है, कॉपीराइट है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आती है। ठीक है, क्या अपने यहाँ वो उसमें पढ़ेंगे, अपने लॉ में पढ़ेंगे। हाँ, अपना इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स, फिर एक टॉपिक है मेरिट गुड्स। ठीक है, फिर उसमें आता है एक्सटर्नलिटीज आती है मेरिट गुड्स के अंदर। एक तो होता है मेरिट गुड्स, होता है एक डीमेरिट गुड्स होता है। ठीक है, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि सिगरेट का उत्पादन करना, कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसको भी सिगरेट बनानी है, जिसकी फैक्ट्री लगाई कि मुझे सिगरेट बनानी है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सिगरेट की बिक्री कम हो, क्योंकि उससे प्रॉफिट अर्न होगा, जितनी ज़्यादा बिकेगी उसी से प्रॉफिट बर्न होगा। नहीं, लगा रहा है वो, उसका प्रोडक्शन करना है, उसको सिगरेट बेचनी है। उसने क्या एक, सबसे पहले क्या उसने आवश्यकता को पता लगाया कि आदमी बहुत टेंशन में रहता है। अब उस आवश्यकता की कैसे पूर्ति हो कि इस तरह के कुछ न कुछ जो तंबाकू के उत्पाद बनते हैं। हाँ, देखो दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक कैपिटल होता है, एक सोशल अर्थव्यवस्था होती है। कैपिटल अर्थव्यवस्था जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका सीधा सा फंडा कह दो, उसका मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रोडक्शन पर और उसके बिक्री बिक्री पर हर व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको कौन सा उत्पाद बनाना है और कौन सा बेचना है, ये आपको तय करना है। और जो उसका मूल्य है वो केवल मार्केट के द्वारा तय हो। मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई से, जैसे जैसे डिमांड बढ़े उसकी रेट बढ़ा दो, जैसे जैसे डिमांड घटे उसकी रेट घटा दो। ठीक है, ये हो गया कैपिटल सिस्टम। इसके अंदर सरकार का इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए नियमों को लेकर के। किसको लेकर के, नियमों को लेकर के। अब अगर यदि, क्योंकि दुनिया के अंदर इतनी सारी कैपिटल इकोनॉमी है, इतने सारे जो है लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है। अब भारत अगर यदि किसी भी उत्पाद पर रोक लगाता है तो पूरी इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि आप इसको रोको मत, आप इसके खिलाफ इसके चेतावनियां दे दो, इसका यूज मत करो, क्योंकि इतना सारा इंटरनेशनल ट्रेड जुड़ा हुआ है। अब वो उत्पाद अगर यदि, अब एक सोचो कि सिगरेट पीने से नहीं पीने से क्या होता है, क्या सिगरेट, एक चलो एक इनफॉर्मल बात हो रही है कि क्या कोई नशा नहीं करेगा तो क्या आदमी अमर होगा? ऐसा होता है कि भाई एक कोई भी ऐसा व्यक्ति लेके आओ कि ये नशा नहीं करेगा तो अमर होगा, नहीं होगा। एक अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य काम होता है रोजगार देना। क्या काम होता है, रोजगार देना। सिगरेट की फैक्ट्री इसीलिए लगती है ताकि 100-200 लोगों को रोजगार मिले, ताकि सिगरेट की एक दुकान लगे, ताकि सिगरेट पी करके आदमी बीमार होए, बीमार होकर के हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर को फीस देगा, डॉक्टर को फीस देगा, फिर डॉक्टर कहेगा दवाई ये जांचें करा के लाओ, तो उस जांच वाले को भी क्या देगा, वो पैसा देगा। उस जांच वाले को पैसा देगा, फिर वो कहेगा ये दवाइयाँ लो, तो उस दवाई वाले को भी पैसा देगा। तो ये चीज़ें फाइनली फंडा ये है कि आप किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को मत रोको, प्रोडक्शन को एनकरेज करो। प्रोडक्शन को रोकते ही रोजगार रुकते हैं। हाँ, ये सिर्फ पॉलिटिकल है, सिर्फ इसलिए बैन किया जाता है क्योंकि पॉलिटिकल वोट्स उनके पास में है। बाकी इसका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी, जैसे गांधी जी ने ये नहीं कहा कि शराब को बैन सरकार को कानून बनाकर करना चाहिए। गांधी जी ने शराबबंदी कहा था कि लोगों को जागरूक करो ताकि वो शराब नहीं पिए। क्या भाई, आय का मतलब, अर्थव्यवस्था के अंदर एक अच्छी अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज के प्रोडक्शन को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उसमें कुछ एक ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ एक ही ऐसे है जिनका उत्पादन नहीं हो सकता, जैसे अफीम है, इनको पूरी रेगुलेटेड है। या बहुत ही हाईली, जो कह सकते हैं ना, वो मेडिकली कुछ आइडेंटिफाइड ड्रग्स हैं जिनका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, जिनका इंसान के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें, हर किसी का, चाय का, कॉफ़ी का, यूँ तो कहते हैं चाय भी खराब होती है, उसका उत्पादन भी नहीं होगा, चीनी भी खराब है, हर चीज़ खराब है। किसी चीज़ को ओवर प्रोड्यूस करोगे तो हर चीज़ खराब है। हाँ, तो ये सब चीज़ें, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बंद करना किसी का सॉल्यूशन नहीं है। लोगों को उसको जानकारी दो कि ये खराब हो सकता है, आपको पे नहीं पीनी चाहिए, फिर भी आप पीते हो तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। बट
हर चीज़ का, चाहे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके पीछे एक अर्थव्यवस्था रोटेट होती है, कई लोगों को रोजगार मिलता है, पैसे का सर्कुलेशन होता है, इसीलिए उसका प्रोडक्शन कभी ख़त्म नहीं किया जाता। अवेयरनेस प्लस उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। उसके ऊपर क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। यही पूरा अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, एक्सटर्नलिटीज में क्या होता है, बाह्यताएं क्या होती है, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें ये होगा कि जो चीज़ें जनता के लिए आवश्यक है, ठीक है, और जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे क्या होगा, हेल्थ है, हेल्थ और आपके सिगरेट को कंपेयर करो, या फिर चलो सिगरेट और टीकाकरण को कंपेयर करो, किसको? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या होगा? व्यक्ति में इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, उससे बीमारियों से संक्रमित होने की जो कह सकते हैं ना संभावनाएं कम होती जाएगी। लेकिन सिगरेट या किसी भी तरह के नशे से क्या होगा? उसको बीमारियां ज़्यादा लगेगी। अब क्योंकि वैक्सीनेशन जनता के लिए आवश्यक है, तो अगर यदि किसी कंपनी वैक्सीन बना रही है, उसको रेगुलेट नहीं करोगे, आप रेगुलेट नहीं करोगे तो क्या होगा? वैक्सीन के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगी करते जाएंगे, क्योंकि जनता की आवश्यकता है भाई, हर किसी को वैक्सीन की आवश्यकता है, उसको रेगुलेट नहीं करोगे तो क्या होगा? वैक्सीन के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि मांग तो बहुत है, वैक्सीन की मांग तो बहुत है, क्योंकि हर एक को उसका फायदा होना है। सिगरेट की मांग कम है तो वो क्या करेगा? सिगरेट सस्ती करेगा और बहुत बेचेगा। लोगों को पता है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन सस्ती है, जैसे तैसे लोगों को आदत पड़को। गांव के अंदर क्या होता है, जब एक व्यक्ति नशा कर रहा होता है ना, तो दूसरे को नशा मारने के, उसको आदत पटकने के लिए क्या करेगा? 4 बार फोकट में खिलाएगा। क्या करेगा? 4 बार उसको फोकट में वो नशा, चाय पिलाएगा, शराब पिलाएगा, सिगरेट पिलाएगा, ताकि 5वीं बार उसको आदत पड़े। जब वो भी पिएगा तो इसको भी कुछ फायदा होगा, दो मिलके पीने वाले हो गए। तो वैसे ही क्या होगा? जिसको कम करना है, जिसको हतोत्साहित करना है, डीमोटिवेट करना है, उसके ऊपर तो सरकार लगाती है टैक्स। उसके ऊपर क्या लगाएगी? टैक्स, ताकि उसकी रेट कम नहीं की जा सके। सिगरेट की रेट बढ़ाने के लिए शराब के ऊपर इसीलिए इतना टैक्स लगाया जाता है, ताकि शराब महंगी रहे, हर एक व्यक्ति उसको तरफ नहीं जाए फाइनेंशियली। तो और जिसकी चीज़ की आवश्यकता होती है उसके ऊपर दी जाती है सब्सिडी। उस पर क्या दी जाती है? सब्सिडी। वैक्सीन है, वैक्सीन को आपने क्या जेनरिक दवाएं क्यों मार्केट में आ रही है? ताकि इतनी सारी प्राइवेट दवाएं महंगी होगी तो हर एक व्यक्ति इलाज ही नहीं करवा पाएगा, ठीक है ना, इसलिए उन सब चीज़ों को तो सब्सिडाइज किया जाता है, और जो चीज़ें वास्तव में खतरनाक है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल इकोनॉमी में सरकार का यही रोल है, सब्सिडी और टैक्स। बाकी सब जो चाहे वो प्रोड्यूस करो, जो चाहे वो उपभोग करो। कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कभी नहीं कर सकते जो कि इंसान के लिए या पर्यावरण के लिए सर्वाधिक खतरनाक है, बाकी किसी प्रोडक्शन पर कोई रोक नहीं होती है। ये तो हाइपोथेसिस है, जितने लोग उतनी बातें, कोई कुछ भी कह सकता है। अपने पास में जब तक कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक अपन कोई बात कर नहीं सकते। अब कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कल परसों कह दे कि आरएस की वैकेंसी आ जाने वाली, कैसे पता चला कि मैं, मेरा को मिलने वाला उस ऑफिस में? तो जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक कैसे पता चलेगा आ जाने वाली है? या फिर कोई बातें तो क्या कुछ भी हो सकती है। तो अपने पास में जो प्रमाणित स्रोत है उसी से विश्वास करना पड़ेगा। अब एक प्रोडक्ट में लास्ट टॉपिक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। ये 2 बार मेंस में आ चुका है, ठीक है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है तो किन किन स्टेज से गुजरता है, ठीक है। सबसे पहला आपके हो गया इनिशियल स्टेज, फिर आपके हो गया ग्रोथ स्टेज, फिर आपके हो गया तीसरे स्टेज का क्या नाम है? सस्टेन्ड मैच्योरिटी, चौथा आपके हो गया डेक्लाइन। जब भी कोई उत्पाद बनता है तो उसका एक कर्व बनता है, ये कर्व और नोट्स में नहीं, साथ साथ में समय के साथ साथ में प्रोडक्ट की सेल्स कैसे कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले तो उसकी सेल बहुत धीरे 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 बढ़ेगी, ये सेल्स, विक्रय और ये समय। स्टार्टिंग में जब भी किसी का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसकी सेल्स क्या होगी? बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगी। थोड़े समय बाद में उसकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर एक मैच्योरिटी की स्टेज आएगी कि मतलब सेल्स बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, वो एक क्या रहेगी? कांस्टेंट ही बनी रहेगी। और उसके बाद में उसमें क्या होता है? डिक्लाइन होता है। तो ये क्या है? एक कर्व बनता है आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। सबसे पहले क्या होगा? इनिशियल स्टेज में तो बहुत ही कम सेल्स रहेगी, फिर आपके ग्रोथ स्टेज में आपके सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फिर आपके कांस्टेंट रहेगी, और फिर आपके डेक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनिशियल स्टेज की।
इनिशियल स्टेज में अपन क्या करते हैं, जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कंप्लीट प्लानिंग करोगे। क्या करोगे, पूरा मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लान बनोगे। प्लस आपको प्रोडक्शन के लिए जो है, उत्पादन के लिए जो है, वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट करोगे। ठीक है ना। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जैसे आपको इस पेन बनाने की फैक्ट्री लगानी, तो आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। एक क्या बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक हॉल बनाना पड़ेगा, मशीन्स बनानी पड़ेगी, मशीन्स लगानी पड़ेगी। तो वो सारा आप करोगे, मतलब कि इन प्रोडक्शन के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए, उन सबको आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। प्लानिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया। फिर क्या करोगे, आप उसका मूल्य का निर्धारण करोगे। फिर उसका प्रमोशन करोगे। क्या करोगे, प्रमोशन। और शुरू शुरू में प्रमोशन का जो है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा। आपके जो सेल्स हैं वो क्या रहेगी, विक्रय कैसा होगा, वो कम रहेगा। और मुनाफा या प्रॉफिट की बात करें तो या तो बहुत कम रहेगा, या फिर आप क्या चलोगे इस स्टेज में, लॉस में, घाटे के अंदर चलोगे। प्रॉफिट क्या रहेगा, या तो बहुत कम या फिर नेगेटिव प्रॉफिट रहेगा, नकारात्मक जो है वो आपके मुनाफा रहने वाला है। अब क्योंकि आप प्रमोशन कर रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो फिर आता है आपकी ग्रोथ स्टेज। फिर क्या आएगी, आपके ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, किस किस की ग्रोथ होगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या क्या मेंटेन रखना है, एक तो प्रमोशन, प्रमोशन साथ में बनाए रखना है, प्लस क्वालिटी। आपको क्या, जो भी आपने क्वालिटी का वादा पहले स्टेज में किया है, वो क्वालिटी आप इस स्थिति में बनाए रखोगे। फिर क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी बिजनेस में पैसा कमाने लगता है, तो उसके कॉम्पिटिटर्स आते हैं। उसके क्या आते हैं, कॉम्पिटिटर्स। एक काम है, जब किसी को तरक्की होती है, एक किसी को गवर्नमेंट जॉब लगी, शुरुआत में लोगों को खींच खींच के लाते थे नौकरियों में, कि नौकरी लगा रहा हूँ, चलना है। क्या, नहीं नहीं, हमारे खेती बाड़ी रो काम है, घरे गायों राख नहीं है, खेती बाड़ी वह को नहीं, गाँव नहीं छोड़ी जाए, नौकरी में नहीं लगते थे। जब देखा 2-4 नौकरी लगे, उनका जो जीवन बदल गया। अब क्या हो गया, कॉम्पिटिटर्स आ गए। अब क्या हो गया, कॉम्पिटिटर्स। तो जो भी काम करते हो इनिशियली, जब किसी के ग्रोथ को देखते हैं, तो दूसरे लोग भी उस काम को करने के लिए आकर्षित होते हैं। तो क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लग जाते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी आ गया, मतलब कि जो परिपक्वता की स्टेज आ गया, परिपक्वता का चरण आ गया, इसमें क्या, आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, आपकी सेल्स जो है वो स्थिर हो चुकी है। आप प्रमोशन करते जा रहे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉफिट है वो बनना भी आपका कम हो गया है, और आपके कॉम्पिटिटर्स है उनकी ग्रोथ बढ़नी चालू हो गई है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ किस में हो जाएगी, आपके मैच्योरिटी की अवस्था में। और डेक्लाइन में क्या होगा, आपकी सेल्स जो है वो गिरने लग जाएगी। सेल्स क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। आप चाहे कितना भी प्रमोशन कर लो, चाहे कैसे भी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लो, आपका प्रॉफिट क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, क्यों घट रहा है, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो क्या, बेटर क्वालिटी, बेटर गुणवत्ता। मांग या आवश्यकता में परिवर्तन हो गया है, उपभोक्ता को उस उत्पाद की मांग ही नहीं है। ठीक है ना। आज के समय में अगर यदि आप साइकिल बेचो एटलस, तो कौन लेना पसंद करेगा, कोई नहीं लगेगा। अगर यदि आज आपने बेसिक फ़ोन की दुकान लगा दी, तो कोई लेगा क्या, नहीं लेगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपके आउटडेटेड हो गई। आज अगर यदि आप कीपैड मोबाइल की भी आप शॉप लगा रहे हो, तो लिमिटेड ग्राहक आते हैं, कोई नहीं लेना चाहेगा। सभी कैसे चाहेंगे, एटलीस्ट स्मार्ट मोबाइल चाहेंगे। लोगों की आवश्यकता या फिर मांग में वृद्धि हो गई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है। क्या हो गया है, नई तरह की तकनीक आ गई है, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है वो बहुत ही सशक्त, या फिर कह सकते हैं बेटर कॉम्पिटिटर्स आपके आ चुके हैं। तो ये साइकिल बहुत ही आसान है, लेकिन 2 बार मेंस में पूछा जा चुका है। एक बार 21 में पूछा गया था, और एक बार शायद 18 के मेंस में जो ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल पूछा गया था। ठीक है। कौन कौन सी 4 स्टेज होती है, इनिशियल, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन। इनिशियल में तो आपके क्या रहेगा, बहुत कम प्रॉफिट रहेगा। सबसे पहले प्लानिंग करते हो, उसके उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जो है वो प्लांट इस्टेब्लिश करते हो। फिर उसका पूरे अच्छे तरीके से क्या प्रमोशन करते हो। आपकी सेल्स कम रहेगी, आपका प्रॉफिट या तो कम रह सकता है या माइनस में रह सकता है। ग्रोथ में क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, आपका प्रमोशन का टेम्पो बनाए रखना पड़ेगा, आपको जो बेटर क्वालिटी देनी पड़ेगी, प्राइस का भी बहुत ज़्यादा आप वो महंगे नहीं कर सकते, और धीरे धीरे आपके कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं। मैच्योरिटी में क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स हावी हो जाते हैं, आपके सेल्स नहीं बढ़ती, आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ता, आप प्रमोशन पे खर्चा कर रहे हो, फिर भी आपकी सेल्स बूस्ट नहीं हो रही। और डेक्लाइन में क्या होगा, आपकी सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, और आपका धंधा पूरा का पूरा आपके क्या कह सकते हैं, लॉस में चला जाता है। इसके कारण क्या है, 3 कारण है। एक तो या तो क्या कह सकते हैं, बेहतर गुणवत्ता का कोई प्रोडक्ट आ गया, टेक्निक की मांग में परिवर्तन हो गया। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी का था, अब जो भी आप लोगे, टेक्नोलॉजी में इतना तेजी से एडवांसमेंट हो रहा है कि आज आप लेने जाओ, कैसे कंप्यूटर लेना जाओ, तो आज सारे के सारे एलईडी कंप्यूटर लेके आओगे, पहले की तरह सीआरटी कंप्यूटर थोड़ी ना लेके आओगे।
कहीं दुकानों पे मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही क्या आपकी टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मांग के अंदर जो है वो चेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आवश्यक आपके चेंज है। आज से 15 साल पहले लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मेरा मानना ऐसा है कि टेम्परेचर कुछ नहीं बढ़ रहा है, लोगों का कंफर्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे, ठीक है ना, उस टाइम पे ऑलमोस्ट इसका आधा रूम था, एक पंखा लगा था और आराम से नींद आती थी, ठीक है ना। आज चाहे मैं कमरे में अकेला सो रहा हूँ, एक पंखे के नीचे भी सो रहा हूँ तो नींद नहीं आएगी। आपको एसी चाहिए या फिर जिनको कूलर की आदत है उनको कूलर चाहिए। टेम्परेचर तो वही था, तो वो कंफर्ट लेवल बढ़ गया है। अब लोगों की मांग परिवर्तित होगी, लोगों की आवश्यकता के अंदर क्या हो गया है, परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। तो ये सारा आपके स्टेज हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। प्राइसिंग के अंदर मैं इसके अंदर कुछ और कंटेंट भी दूंगा, कुछ और नोट्स में, जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसमें 3-4 लिखी गई है, लेकिन इस बार जैसे वो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग वाला टॉपिक आया है, उसके साथ साथ में 4-5 अपन और भी इसको पढ़ेंगे। तो 2-4 पेज के जो भी नोट्स होंगे वो अपने नेक्स्ट वीकेंड पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब तक का जो भी हुआ, इसके 4-5 जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो सारे पीछे लिखे हुए ही हैं। नेक्स्ट वीक अपने फ्राइडे या सैटरडे को जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप पेपर 4 का जो टारगेट लिख लो कि अपने को पर्यायवाची शब्द कौन से याद करके आना है। जितने भी स्वर है, अ से शुरू होंगे आपके पर्यायवाची, जो भी आपके स्वर से संबंधित है, मतलब कि अ आ ई ऊ से लेकर औ तक, ठीक है ना, वहां तक के सारे पर्यायवाची आपको राघव प्रकाश से याद करके आना है, ठीक है। इनका आपके टेस्ट रहेगा, ये लगभग आपके 200-250 के लगभग हो जाएंगे, 200 तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इनको आपको याद करके आना। धीरे धीरे अपन टारगेट्स बढ़ाएंगे, 2-3 सप्ताह में पर्यायवाची करने अपने को, ठीक है। पर्यायवाची में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, युग्म शब्दों में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, विलोम शब्द वगैरह या फिर वो वन वर्ड है वो थोड़े आसानी से याद हो जाते हैं। अ से शुरू होते हैं, औ तक के जितने भी शब्द हैं वो सारे याद करने हैं। स्वर के जितने भी आपके पर्यायवाची हैं वो सारे आपको याद करके आने हैं। राघव प्रकाश किताब अपने को एक ही को टारगेट करना है, ठीक है। अभी हिंदी की क्लास होगी।